नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का जो दूसरा पार्ट है, जहां से ये पार्ट शुरू होता है ना। संतलत काल। संतलत काल 1206 से 1526 तक का जो समय है उसको संतलत काल कहा जाता है। और इस दरमियान जिन शासकों ने शासन किया, जिन राजवंशों ने शासन किया, उनको संतलत कालीन शासक या संतलत कालीन राजवंश कहा जाता है। तो हम दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं उनके बारे में अध्यापन करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें गुलाम वंश ने शासन किया, जो कि 1206 से 1290 तक इसने शासन किया। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। इसके बाद में तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 थोड़े से समय के लिए शासन करते हैं। और फिर जो अंतिम आता है लोधी वंश, है ना, 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन। और 1526 में इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पराजित कर देता है। और उसके बाद में भारत में दिल्ली में जो मुगल वंश की स्थापना होती है। तो 1206 से शुरू हम करते हैं। 1206 में जो मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पूर्व गोरी ने जो अपना साम्राज्य है अपने दासों में विभाजित कर रखा था। उनको दासों को अलग अलग प्रांतों का सूबेदार उनको नियुक्त कर रखा था। तो उसकी मृत्यु के बाद में इनके जो गुलाम थे इन्होंने अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र कर लिया। जैसे गोरी ने, जैसे जलदाज है ना, नासुद्दीन कुबाचा है, बख्तियार खिलजी है और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन चारों को अपना साम्राज्य बांटा हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र प्राप्त था। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो लाहौर में वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही यामनी वंश के नाम से जाना जाता है ना। इसको इल्बरी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कुतुबी वंश, इसके बाद जो इल्तुतमिश हुआ उसने इसको शमशी वंश, और जो बलबन हुआ उसने इसको बलबनी वंश नाम दिया। इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो शासक हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम थे, दास थे, इसलिए इनको गुलाम वंश भी कहा जाता है। लेकिन अनेक इतिहासकार इनको कहते हैं कि ये गुलाम नहीं, इनको ममलूक वंश भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। तो इसको इल्बरी वंश भी कहा जाता है। इल्बरी वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक हुए हैं इस वंश में वो इल्बरी जनजाति के थे, इसलिए इसको इल्बरी वंश भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते जो गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक ये शासक रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर शासक बनता है। यानी 1206 में लाहौर में स्थानीय जो नागरिक होते हैं वहां के, वो इनसे अनुरोध करते, विनती करते, फिर बाद में ये शासक बनता है। शासक बनने के बाद ये अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनाता है और कहा जाता है कि ये यहीं अंतिम समय तक यहीं रहता है और इसकी मृत्यु भी लाहौर में ही होती है। इसी को यहीं पर दफनाया जाता है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो विशेषता है, इसकी जो उपलब्धियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ दे रखी है और कुछ अन्य भी हैं। जैसे इसके दरबार में हसन निजामी, जिसने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है ताजुल मासीर, इसको इसने संरक्षण दिया। जो ये हसन निजामी है ये इसने अपनी किताब में संतलत कालीन इतिहास को लिखा है। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसकी किताब में मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सबसे बड़ा कार्य था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, उसने उसकी नींव रखी। और उसकी जो स्थापना है, इसने एक सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में इस प्रसिद्ध मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया।
लेकिन इसे जो कुतुब मीनार, इसका जो निर्माण है पूरा इल्तुतमिश, इसके बाद के शासक के समय पूरा हुआ। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कराया। 2.5 दिन के झोपड़ा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी। यहाँ पर जो चौहान वंशीय शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसके द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वा कर इसने यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही अच्छा शासक था और उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जैसे ही मोहम्मद गोरी मरने के बाद उसने जो गौर और जो गजनी से संबंध थे उसको उसने इससे अलग कर लिया, जिससे कि स्वतंत्र हो सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह हमेशा सिपाही सालार या मलिक की उपाधि लगाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता था कि वह कुरान को सुरीली आवाज में, मीठी आवाज में गाता था, इसलिए इसको कुरान खा भी कहा जाता है। उसकी दानशीलता, उदारता और उसके कार्यों के कारण उसे द्वितीय हातिम भी कहा जाता है। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे लाखों दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध भी किए, है ना। अपने विरोधियों को दबाने के लिए भी उसने बहुत सारे संघर्ष किए। लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसके बारे में इतना ही दे रखा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जो तुर्क सल्तनत काल की नींव रखने वाला शासक होता है, पहला शासक होता है ना। और इसकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु कहा जाता है कि ये चौगान खेलते हुए, लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान आपको ध्यान होना चाहिए, जो पोलो खेल होता है, घोड़े पे बैठ के जो खेला जाता है, उसको खेलते हुए वहां गिर जाता है और गिरने के कारण उसके चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको वहां लाहौर में ही दफनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बनता है उसका पुत्र आलम शाह, वो 8 माह के लिए शासक बनता है। वो अयोग्य होता है ना। उसको इतनी जो शासन के शासककर्ता के जो गुण है उसमें नहीं होते। और उसके बाद में इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को शासक बनाया जाता है। इल्तुतमिश भी गुलाम होता है। कहा जाता है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है, इसको अपना गुलाम बनाता है और इसको उच्च पदों पर नियुक्त करता है। अपनी योग्यताओं और काबिलियत के बल पर ये ऊंचे पदों पर आता है। बाद में मोहम्मद गोरी के कहने पर इसको दास से मुक्त भी कर दिया जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसका विवाह अपनी पुत्री के साथ भी कर देता है। तो इस कारण ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी होता है और उसका गुलाम भी होता है। तो ऐबक के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक बनता है। वो शासक रहता है ना। ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। इसने संतुलित कालीन का ये वास्तविक शासक ये माना जाता है ना। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। किसको राजधानी बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया। और इसका कार्य हमने पहले पढ़ा कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उसको शुरू किया गया था। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया, एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बलबन के समय भी हम इसको पढ़ेंगे। हुआ क्या कि जो इल्तुतमिश शासक बना और उससे पूर्व जो आलम शाह थे उसके विरोधियों के कारण, सरदारों के कारण इसको संघर्ष करना पड़ा। और इस संघर्ष का दमन करने के लिए उसने एक 40 लोगों की बहुत बड़ी टीम बनाई, 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसमें योग्य और लोग थे, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को चुना जो शक्तिशाली थे, सुयोग्य थे। तो उस गुट को तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया गया, जिसमें 40 लोग थे। ठीक है। फिर इसके समय में इसने अपने जो विरोधी थे, जैसे नासरुद्दीन कुबाचा है, यल्दीज है, और भी जो बहुत सारे इसके जो विरोधी थे, उनका
इसने बड़ी धैर्य से और बड़ी ही सावधानी से इसका सामना किया और उनको पराजित कर और एक सुव्यवस्थित संगठित साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजपूत शासक थे, स्वदेशी जो शासक थे, वो शासक स्वतंत्र हो गए थे और विद्रोह कर रहे थे, उनके विद्रोह को भी इसने दबाया। जैसे 1226 से 1231 के बीच में अनेक सैनिक कार्रवाई करके रणथंबोर, मंडोर, अजमेर, नागौर, जालोर और ग्वालियर के शासकों को इसने पराजित किया और पुनः उन पर अधिकार किया। उसने 1223 में भिल्ला के दुर्ग को भी जीता। कहा जाता है कि इसने भिलसा यानी जो विदिशा है वहां पर भी जीता, उसको भी जीता। और जो महाकाल, उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है उसको भी, उस क्षेत्र को भी उसने वहां पर लूट की। इसके समय की जो सबसे बड़ी घटना है, इसके समय की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक कड़ी है वो है कि इसके समय में जो ईरान का जो शासक था ख्वारिज्म शाह, उसका जो पुत्र था मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी, वो भागकर सिंध की ओर आ गया था और उसका पीछा कर रहा था चंगेज खान, है ना, मंगोल चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि इतिहासों की दृष्टि में जो सबसे खूंखार शासक, वो उसका पीछा कर रहा था। तो चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि उसने संपूर्ण मध्य एशिया, यूरोप तक के क्षेत्र को जीतते हुए वो सिंध, इसका पीछा करते करते सिंध तट पर आ चुका था। लेकिन इल्तुतमिश ने सूझबूझ और सावधानी रखते हुए इस जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प नहीं की, सहायता नहीं की और उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, जिसके कारण जो चंगेज खान है उसने सिंध से आकर इसको आक्रमण नहीं किया, क्योंकि बाद में जो मकबरनी है वो दूसरी तरफ भाग जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर इल्तुतमिश इस समय कोई गलत कदम उठा लेता तो निश्चित रूप से इसको इल्तुतमिश की बहुत बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ती, बहुत बड़ी हानि का सामना उसको करना पड़ता। और चंगेज खान से अपने साम्राज्य को बचाकर इसने बहुत ही बड़ा कार्य किया। ये इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो प्रमुख शासक रजिया सुल्तान होती है, रजिया सुल्तान से पहले रुकुद्दीन फिरोज जो कि इल्तुतमिश का पुत्र है वो शासक बनता है और जो शासन की जो समस्त बागडोर है उसकी मां शाह तुर्काना के हाथ में होती है। फिरोज अयोग्य शासक होता है और उसकी जो मां है उसका व्यवहार बहुत ही दमपूर्ण होता है और वो जनता पर अत्याचार करती है, राज परिवार के सदस्यों पर अत्याचार करती है। इसके कारण वहां की जनता और राज परिवार के लोग उससे नाराज थे और अंत में फिरोज की हत्या कर देते और मां शाह तुर्काना को जेल में डाल देते। और उसके बाद में जो शासक बनती है वो बनती है रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक वो शासन करती है। रजिया सुल्तान एक योग्य और बहुत ही गुणवान महिला होती है, एक योग्य पिता की योग्य बेटी होती है। उसे अद्वितीय महिला के नाम से भी इतिहास में पुकारा जाता है। कहा जाता है कि जब रुकुद्दीन फिरोज और उसकी मां के अत्याचार बढ़ रहे थे तब नमाज की रात के दिन रजिया लाल कपड़ों के समक्ष दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित होती है और न्याय मांगती है और बोलती है कि मैं आपको एक अच्छा शासक बनके दिखाऊंगी और अगर ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो मेरा आप सिर काट देना। इससे जनता खुश होकर उसे आशीर्वाद देती है और उसको शासक चुन लेते हैं। तो रुकुद्दीन फिरोज की हत्या के बाद रजिया को सुल्तान बना दिया जाता है। रजिया सुल्तान बनने से पूरी, जब इल्तुतमिश शासक होता उस समय भी उसकी योग्यताओं से इल्तुतमिश परिचित होता और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब रजिया शासक बनने के बाद उसे बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। पहले तो एक महिला थी, दूसरा जो अमीर सरदार थे और दूसरे जो लोग थे जो उनका प्रभाव था वो भी रजिया से नाराज थे, तो उनके विद्रोह को दबाने का काम भी रजिया ने किया। रजिया ने एक मर्दाने शासक की तरह रहना शुरू किया। उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, वे पुरुषों की तरह कपड़े पहनने लगी, है ना। रजिया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान कोट में टोपी पहनने लगी, घुड़सवारी करने लगी,
तो ऐसे एक राजा की तरह, एक सुल्तान की तरह वो व्यवहार करने लगी, जिससे काफी लोग तो खुश थे, लेकिन बहुत सारे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो उससे नाराज भी थे। अब रजिया ने अच्छे और योग्य व्यक्तियों को चुनना शुरू किया। जैसे उसके जो सहयोगी थे उनको उसने ऊंचे पदों पर चुनना शुरू किया। उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है। रजिया ने जमालुद्दीन याकूब, जो कि अबिसिनिया निवासी था, उसको अमीर आखुर, वेरी इंपोर्टेंट है अमीर आखुर, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अमीर आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान। संतुलित काल में अमीर आखुर जो पद था बहुत ही सम्मानित पद था, ऊंचा पद था। उस पर इसने इस याकूत को नियुक्त किया। इससे भी बहुत सारे जो लोग थे उससे नाराज हो गए कि एक बाहरी व्यक्ति को आपने ऊंचे पद पर नियुक्त किया। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध भी थे, क्योंकि जब रजिया घोड़े पे बैठती थी, रथ पे बैठती थी, तो याकूत अपने हाथ से अपने पैर पे उस रजिया के अपने हाथ पर रजिया के पैर को रख के उसके घोड़े पे बिठाता था। ऐसी बातें भी सामने आती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही याकूत से बहुत सारे जो नाराज थे लोग, उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर, जब रजिया भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए जा रही थी, तो सरहिंद के विद्रोह के दमन के समय याकूत की धोखे से लोगों ने हत्या करवा दी। इससे रजिया अकेली हो गई। लेकिन बाद में रजिया के बारे में ये कहा जाता है कि रजिया को दिल्ली में रहते हुए हराया नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता का प्रेम रजिया के प्रति बहुत ज्यादा था। इसलिए लोगों ने षड्यंत्र रच के रजिया को दिल्ली से बाहर निकालने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी होने लगे। और बाद में रजिया यहाँ अल्तुनिया के इधर आ जाती है और उनके बीच में विद्रोह होता है। यहाँ पर रजिया को कैद कर लिया जाता है। लेकिन बाद में रजिया ने चालाकी से अल्तुनिया को प्रस्ताव दे देती कि आप मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको दिल्ली का शासक बनवा दूंगी। तो इसके प्रभाव में आकर अल्तुनिया उससे विवाह कर लेता और वापस पुणे में दिल्ली की ओर लौटती है। लेकिन बीच रास्ते में यहाँ कैथल हरियाणा के पास अक्टूबर 1240 में रजिया को और अल्तुनिया को कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। रजिया के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम इतिहास में, संतुलित कालीन इतिहास में एक ऐसी महान शासिका रही है जिसने उस समय की धार्मिक प्रवृत्तियों को पछाड़ के एक नवीन मार्ग को उसने चुना। रजिया की मृत्यु के बाद जो शासक हुए बहुत ही अयोग्य और निरंकुश शासक हुए, जिनका जो इतिहास है बहुत ही नगण्य और शून्य है। रजिया के बाद में बहराम शाह, महमूद शाह और नासरुद्दीन महमूद अयोग्य शासक हुए। नासरुद्दीन महमूद अयोग्य शासक था और उसका जो शासन की जो समस्त बागडोर थी वो गयासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। बाद में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1787 तक शासक रहता है। संतुलित कालीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों की श्रेणी में बलबन को माना जाता है। बलबन का जो प्रारंभिक नाम बाहुद्दीन बलबन होता है, उसे नासरुद्दीन के समय में बड़े ऊंचे पदों पर उसको ऊंचे पद दिए जाते हैं। जैसे उसको उलुग खां की उपाधि दी गई है, उसको नायब का पद दिया गया है। तो अब हम बलबन 1265 से 1287 तक वह शासक बनता है। बलबन, गयासुद्दीन बलबन उलग खां इल्तुतमिश के चहलगानी नामक दल का सदस्य था। मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक दल बनाया था, उसी का एक प्रभावशाली व्यक्ति था और धीरे धीरे ये एक ऊंचे पद पर आ गया। अंत में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद वे शासक बन जाता। नसरुद्दीन महमूद के साथ इसने कुशलता से, चालाकी से और बड़े ही अनेक साझेदारी समझौतों के साथ उसको अपने अधीन करके उसके नासरुद्दीन मोहम्मद के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था इसने। तो ऐसे करके उसने अनेक सारी चालाकियों से एक बड़े पद को इसने हासिल किया और अंत में यह शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद सबसे पहले ये शासन को आंतरिक रूप से मजबूत करता है।
शासन को आंतरिक रूप से मजबूत करता है और शासन में राजत्व सिद्धांत, जो शासन का दैवीय सिद्धांत उसका प्रतिपादन करता है और एक लोहे और रक्त की नीति का यह अनुसरण करता है, जिसके तहत ये शासन को मजबूत स्थिति प्रदान करता है। जो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है और लोहे रक्त की नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। राजत्व सिद्धांत से तात्पर्य ये कि बलबन ने राजा को देवता के समान माना। उसने कहा कि जो राजा है वो उसमें देवता के गुण है, देवता है और वह उसका जो शासन है वो दैवीय शक्ति के अनुसार है। तो इसलिए उसने राजा के पद को, सुल्तान के पद को बहुत ही ऊंचा बनाने का प्रयास किया और उसने दरबार में शान और शौकत और एक अनूठे ही अंदाज में रहने और संचालन करने का तरीका तैयार किया। वह न तो दरबार में हंसता था न ज्यादा मजाक करता था, एक बिल्कुल एक अनुशासित शासन व्यवस्था को, शासन का सिद्धांत इसने प्रतिपादित। कहा जाता है कि इसके बेटे की मृत्यु की खबर जब दरबार में पहुंचती है तब भी ये विचलित नहीं होता, तब भी वह रोता नहीं है और बिल्कुल एक शासक और सुल्तान के माफिक व्यवहार करता है। लेकिन कहा जाता है कि अपने पुत्र की याद में अपने महल में खूब रोता था और अंत में उसकी याद में इसकी मृत्यु भी हो जाती। तो बलबन का जो दैवीय सिद्धांत है, राजत्व का सिद्धांत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसने इस सिद्धांत के तहत बहुत सारे नए नियम राज्य हेतु लागू भी किए। इसकी जो लोहे और रक्त की नीति थी, इस नीति के तहत उसने राज्य के जो आंतरिक षड्यंत्रकारी जो लोग थे और जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई की और उनको खत्म किया। बाद में जो चहलगानी दल था, उस दल का प्रभाव बढ़ रहा था, तो सबसे पहले बलबन ने इस चहलगानी दल को भंग किया और इसके जो लोग थे प्रभावशाली उनको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाकर उनको दंड दिया, जिसके कारण ये तुर्कान चहलगानी दल खत्म हुआ। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा शुरू की। सिजदा का अर्थ है घुटनों के बल झुककर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। मतलब उसने सुल्तान को देवता के समक्ष स्थापित किया और उसने कहा कि जनता सुल्तान के समक्ष सिजदा और पेबोस का पालन करे। सिजदा का अर्थ है कि घुटनों के बल झुककर सलाम करना और पाबोस का अर्थ है कि उसके सुल्तान के पैरों को चूमना। ऐसी प्रथाओं को उसने शुरू किया। कहा जाता है कि किताबों में मिलता है कि बलबन इतना इस सिद्धांत को इतने कठोरता से पालन करता है कि आम लोगों से वो मिलना बंद कर देता। कहा जाता है कि एक व्यापारी उससे मिलना चाहता है लेकिन वो अपनी पूरी संपत्ति देने के बावजूद भी वो सुल्तान से नहीं मिल पाता। ऐसी बातें भी हमें जानने को मिलती और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने बड़ी ही कठोरता से इस व्यवस्था को लागू किया। फिर बलबन ने, आपको पता है इल्तुतमिश के समय से ही चंगेज खान मंगोलों के आक्रमण भारत की ओर होने जा रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रुके हुए थे, तो उनका जो आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था। तो इसके लिए बलबन ने दीवान आरिज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया है। दीवान आरिज यानी सैन्य विभाग की इसने स्थापना की। अब बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ही अयोग्य हुए, क्योंकि जो बलबन का जो पुत्र था वो पहले ही, मोहम्मद शाह, वो पहले ही मर गया था एक विद्रोह में। लेकिन उसके बाद में जो शासक बने केकुबाद और क्यूमर्स, ये दोनों भी अयोग्य थे। केकुबाद के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये 17 या 18 वर्ष की आयु में शासक बनता है और ये इतना अयोग्य और इतना विलासी और भोग विलास में डूब जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि पहले ये बिल्कुल अपने जो बलबन के प्रभाव में रहा तो बहुत ही कठोरता से इसके जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में कुछ इसके अधिकारी इसको गलत राह में डाल देते और अंत में ये
बहुत ही भोग विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है और अंततः इसको लकवा हो जाता है। लकवा होने के बाद इसके बाद 3 वर्ष के क्यूमर्स को शासक बना दिया जाता और अंत में खिलजी द्वारा क्यूमर्स की हत्या करके और एक नए राजवंश की नींव रख दी जाती है जिसे खिलजी राजवंश कहा जाता है। तो ये बलबन के बारे में कुछ बातें अपनी किताब में दे रखी है। बलबन ने बहुत सारे विद्रोह को दमन भी किया, जैसे बंगाल है और आसपास के राज्य के जो विद्रोह उनको दमन भी किया। तो गुलाम वंश में मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर हमने इसको जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद, थैंक यू।